Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है जो तकरीबन हर साल किसी ना किसी बोर्ड में ये पूछा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली जिस वक्त हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल वो किसी भी ऐसी यानी फिनोमिनन या प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक मखसूस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। जैसे हम कहते हैं डे एंड नाइट साइकिल, यानी डे के बाद एक वक्फा आएगा नाइट का और नाइट के बाद फिर दोबारा डे आएगा, तो ये डे साइकिल होगा। नाइट साइकिल, नाइट होगी उसके बाद वक्फा आएगा डे का, उसके बाद फिर नाइट आएगी। तो हम साइकिल का वर्ड उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक काम हो, दरमियान में कोई आप कह सकते हैं गैप आ जाए और फिर उसी वक्त दोबारा वही काम हो, तो ये साइकिल कहलाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब ये है कि फ़ीमेल के अंदर एक मखसूस टाइम पे ओवरी से एग रिलीज़ होता है और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आती हैं और ये सारा प्रोसेस हर महीने रिपीट होता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए तकरीबन कम से कम 28 दिन चाहिए होते हैं। तो आप ये समझ लें, इस वजह से इसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। लेकिन जहाँ तक अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो पुबर्टी पे स्टार्ट होती है और आप कह सकते हैं अगर कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो तो थ्रू आउट द लाइफ ये जारी और सारी रहता है। यानी मेल के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन है पुबर्टी के बाद एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मुसलसल होता रहेगा और सारी ज़िंदगी होता रहेगा। तो यहीं से बात स्टार्ट की गई है। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, फीमेल्स के अंदर जो एग प्रोडक्शन है वो साइक्लिक एक्टिविटी है, यानी हर महीने ये ऑलमोस्ट रिपीट होती है। उसके बाद मेल्स के अंदर जो गैमीट प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्टार्टेड एट पुबर्टी, जो बालिग होने के बाद जो 12-13 साल की उम्र होती है। हर शख्स के लिए डिफरेंट एज है, 10, 11, 12, 13 ऐसे मुख्तलिफ, लास्टिंग थ्रू आउट द लाइफ और सारी ज़िंदगी जारी रहती है। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन की बात करें, 28 दिनों में ये साइकिल कंप्लीट होता है और इस साइकिल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आती है, फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं। उसके बाद इस पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं और यानी 2 साइकिल में डिवाइड करते हैं। बेसिकली कुछ चेंजेस यूट्रस वॉल में आ रही होती हैं, इसको यूट्राइन साइकिल कहा जाता है। कुछ चेंजेस ओवरीज में आ रही होती हैं, उसको ओवेरियन साइकिल कहा जाता है। यानी अगर हम बात करें ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसको 2 साइकिल में डिवाइड किया गया और ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, उसमें यूट्रस और ओवरीज, तो कुछ चेंजेस ओवरीज में आ रही होती हैं, कुछ यूट्रस में आ रही होती हैं और दोनों प्रोसेस बैक वक्त स्टार्ट हो रहे होते हैं। जैसे एक इस तरफ स्टार्ट है तो ये बिल्कुल इस तरह जा रहे होते हैं साथ साथ। तो ओवेरियन साइकिल, ओवरी में आने वाली चेंजेस। यूट्राइन साइकिल में क्या होता है कि यूट्रस की वॉल में चेंजेस लाई जाती है और यूट्रस की वॉल को तैयार किया जाता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए वहाँ एम्ब्रियो अटैच हो सके, ठीक है। और ये सारे साइकिल रेगुलेटेड बाय गोनेडोट्रोफिन हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से काफ़ी सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जिनको गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहा जाता है। तो ये ट्रोफिक हार्मोन का कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 17 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ट्रोफिक हार्मोन वो हार्मोन होता है जो एक ग्लैंड से निकलता है दूसरे ग्लैंड पे एक्ट करता है। और यहाँ गोनेडोट्रोफिन से क्या मुराद है, ऐसा ट्रोफिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले और गोनेड्स पे एक्ट करे। अब गोनेड से क्या मुराद है, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज, ये गोनेड्स कहलाते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं ये जो ट्रोफिन हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी पे आके अटैक करते हैं और ओवरी पे आके अटैक करने से या एक्ट करने से वहाँ मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आमतौर पे 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। अगर हम पहली फेज, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4। तो अगर हम पहली फेज को डिस्कस करें तो ये है फॉलिकुलर फेज।
तो फोलिकुलर फेज को समझने से पहले आपने फॉलिकल्स को समझना है, और फॉलिकल्स को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर सुनना पड़ेगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड था। फॉलिकल्स ओवरीज में बनते हैं, और हमने डिस्कस किया था फॉलिकल्स में प्राइमरी ओवोसाइट्स होते हैं, प्राइमरी ओवोसाइट, और प्राइमरी ओवोसाइट से एग की डेवलपमेंट होनी होती है, प्राइमरी ओवोसाइट से एग की डेवलपमेंट होनी होती है। तो फॉलिकल्स में डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, तो आपने ये बात जहन में रखना है। सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये पबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि जब कोई भी फीमेल एट पबर्टी यानी वो बालिग होती है तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है। जो क्या है? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहला काम मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑन द पुबर्टी, जब बालिग हो जाती है फीमेल, FSH इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जिस लूप से रिलीज होते हैं वो एंटीरियर लूप कहलाते हैं। आगे ये दो काम करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल को डेवलप करवाता है, रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को भी रिलीज करवाता है। और चूंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ और इसने ओवरी पे जाके एक्ट किया, वहां से एस्ट्रोजन को रिलीज करवाया, तो यही ट्रोफिक हार्मोन का कॉन्सेप्ट होता है जो एक ग्लैंड से निकले दूसरे ग्लैंड पे जाके एक्ट करे और उसकी सिक्रीशन को प्रमोट करे या स्टिमुलेट करे। तो बेसिकली सपोज मैं कहता हूं कि ये एक ओवरी है, इसमें काफी सारे फॉलिकल्स हैं, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे एक्ट करेगा। एक तो ओवरी से हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू हो, और दूसरा इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे सपोज ये मैं निशान लगा देता हूँ, ये चंद फॉलिकल हैं जो डेवलप होना स्टार्ट हो गए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेवलपमेंट स्टार्ट इन सर्टन फॉलिकल्स, चंद फॉलिकल के अंदर ये डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, सारे नहीं, सिर्फ चंद। जैसे यहाँ मैंने 5 के ऊपर निशान लगाए, तो आपने ये समझना कि ये 5 फॉलिकल, इनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आके एक्ट किया है। उसके बाद ये जो 5 डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो इनमें एक रेस लगती है डेवलपमेंट को कंप्लीट करने की। जैसे आप कह सकते हैं जब हम रेस की बात कर रहे होते हैं तो 4-5 लोग अगर रेस लगा रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि सारे के सारे एक ही वक्त में लाइन पे पहुंचेंगे, बल्कि उनमें से बाज़ दफ़ा एक होता है जो लाइन पे सबसे पहले पहुंचता है, जो विनर कहलाता है। तो आप ये समझ लें कि इसमें डेवलपमेंट की एक रेस लगती है, और इन 5 में से एक है जो डेवलपमेंट सबसे पहले कंप्लीट करता है। सपोज मैं उस पर भी निशान लगा देता हूं कि ये वाला जो फॉलिकल था इसने डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली। बाकी जो 4 फॉलिकल हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, सारे नहीं, सिर्फ वो जिन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी और अभी वो उस एक फॉलिकल से पहले डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए और ये डेवलपिंग स्टेज पे हैं, इनको तोड़ दिया जाता है। और वो प्रोसेस जो इनको तोड़ता है इसे फॉलिकल एट्रेसिया कहलाते हैं। तो फॉलिकल एट्रेसिया के ओनली वन कंटिन्यूज टू ग्रो विद प्राइमरी ओवोसाइट्स, सिर्फ एक वो जिसमें डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है वो कंटिन्यू करता है, ग्रोथ जारी रखता है, अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है, और जो रिमेनिंग आर डीजनरेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एज फॉलिकल एट्रेसिया, और बाकियों को डीजनरेट कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया है। उसके बाद जिस वक्त हमारे पास फॉलिकुलर फेज FSH आके एक्ट करता है तो फॉलिकल से ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज होना शुरू होता है। यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH ओवरी स्टार्ट सिक्रीटिंग एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती। तो सबसे पहले अगर हम इसको साथ के साथ ड्रा भी करें, सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक फॉलिकल है जिसमें प्राइमरी ओवोसाइट था और इसने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। ये डेवलपमेंट से क्या मुराद है कि अंदर जो प्राइमरी ओवोसाइट है इसमें
डेवलपमेंट हो रही है और डेवलपमेंट के बाद इसमें एग बन रहा है। लेकिन अब हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आम तौर पे जो नॉर्मल फीमेल हो जिसमें अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती, तो फॉलिकल्स के अंदर एग नहीं बनता बल्कि सेकेंडरी ओसाइट्स बनता है, सेकेंडरी ओसाइट्स। तो इसको सो कॉल्ड एग भी आप कह सकते हैं या सो कॉल्ड, रियल एग नहीं, आमतौर पे इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, तो जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है वो इस तरह डेवलप हो रहा है कि पहले उसका साइज छोटा होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका साइज बड़ा हो रहा होता है, साथ अंदर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स हो रही होती है। ये डेवलपिंग फॉलिकल्स है। उसके बाद आप ये समझिए जो ब्लू कलर की लाइन है ये आप समझे कि ये एंडोमेटेरियम है, इंटरनल वॉल है ऑफ यूट्रस। तो जो ही एस्ट्रोजन इस इंटरनल वॉल पे जाके एक्ट करेगा तो इसमें आप कह सकते हैं डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी कि ये थिक होना शुरू, पहले अगर ये इतनी है तो अब ये इस तरह थिक होना शुरू हो जाएगी, ऐसे ये थिक होना शुरू हो जाएगी। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडो, और दूसरे इसको वेस्कुलराइज, वेस्कुलराइज का मतलब है कि इसमें ब्लड वेसल को डेवलपमेंट करेगा। तो ब्लड वेसल में दोनों किस्म की ब्लड वेसल डेवलप होती हैं, जो रेड कलर की होती हैं वो आर्टरीज होती हैं आमतौर पे, और जो ब्लू कलर की होती हैं वो आमतौर पे वेन्स होती हैं। तो ये डेवलपमेंट हो रही है, इसमें डेवलपमेंट हो रही। तो एस्ट्रोजन का एक फंक्शन तो ये है कि ये एंडोमेटेरियम को क्या करवाएगा, डेवलप करवाएगा, वेस्कुलराइज इट, इसमें ब्लड वेसल को। तो ये ब्लड वेसल की डेवलप, तो ये किससे रिलेटेड है, वेसल, ब्लड वेसल से रिलेटेड है। ये ज्यादा ब्लड वेसल क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो रहा है। तो प्लेसेंटा बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो डेवलपिंग फीटस के लिए, जो वो एम्ब्रियो जिसने डेवलपमेंट करनी है उसके लिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है बिटवीन फीटस, फीटल टिश्यू एंड मैटरनल बॉडी, माँ की जो बॉडी है। तो जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल होंगे उतने ही आप कह सकते हैं एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसके बाद एक काम और करता है एस्ट्रोजन, वो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया था पिट्यूटरी ग्लैंड से उसको रोक देता है, ताकि जब तक डेवलपिंग जो फॉलिकल जिसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, जब तक इसके साथ सारा प्रोसेस ना कंप्लीट हो जाए उस वक्त तक कोई नया फॉलिकल डेवलप ना हो, कोई नया एग रिलीज ना हो। इस वजह से आप कह सकते हैं आमतौर पे जो फीमेल बॉडी के अंदर वो एक वक्त में एक एग प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो हार्मोन है जिसने डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल करके एग की प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आता तो जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट ही नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जब तक ये एग, इसका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, कोई फर्दर फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, और जो इसके साथ के तो उनको तो वैसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो एक टाइम में एक एग प्रोड्यूस होता है, वो किसी भी ओवरी से हो सकते हैं। बाज़ थ्योरीज ये कहती हैं कि शायद ये ओवरी टर्न बाय टर्न करती है। टर्न बाय टर्न से क्या मुराद है, एक ओवरी एक महीने करेगी फिर दूसरी ओवरी ये काम करेगी, ऐसे टर्न बाय टर्न। ठीक है, बाज़ कहते हैं ये रैंडमली होता है। तो बहरहाल चाहे वो रैंडमली हो या टर्न बाय टर्न हो, दोनों ओवरी से एक वक्त में एक एग प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब ये एग प्रोड्यूस हो रहा होता है बाकी सारा जो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल का प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। क्योंकि एस्ट्रोजन जो ही रिलीज होना शुरू हो, इसने पहला काम क्या करना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देना। अब यहाँ दो काम हो रहे हैं, ओवरी ने एस्ट्रोजन को रिलीज करना शुरू कर दिया और एस्ट्रोजन ने आते ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज को बंद कर दी, यानी एस्ट्रोजन की रिलीज बढ़ना शुरू हो गई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग की रिलीज कम होना शुरू। अब ये जो एस्ट्रोजन का बढ़ना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कम होना है, इस दोनों कंडीशन को हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिकॉग्नाइज करता है। और जो ही ये सिचुएशन क्रिएट होती है बॉडी में कि एफएसएच का लेवल कम हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, फौरन वो एक हार्मोन रिलीज करना शुरू करता है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको क्या हम क्या कहते हैं,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कम होना, एस्ट्रोजन का बढ़ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक हार्मोन रिलीज करने पे मजबूर करेगा जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये क्या करते हैं? ओव्यूलेशन करते हैं। ओव्यूलेशन क्या है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल। ये जो फॉलिकल है इससे एग का रिलीज होना, एग का रिलीज होना, ये ओव्यूलेशन कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है। और ये एग उस वक्त रिलीज होगा तकरीबन मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब 13 और 14वां दिन होगा ऑलमोस्ट। और इतनी देर में आप कह सकते हैं कि एंडोमेटेरियम इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एम्ब्रियो बन जाता है तो यहाँ अटैच अगर हो तो ये स्ट्रक्चर उसको अटैच भी करवा सके, उसको सपोर्ट भी करवा सके, उसकी डेवलपमेंट भी करवा सके। यानी ये दोनों काम इकट्ठे हुए, इधर से डेवलपमेंट हो रही है फॉलिकल की, इधर से डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेटेरियम हो रही है। तो जब एग फॉलिकल से निकल के आएगा तो इतनी देर में एंडोमेटेरियम इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी, इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी कि आसानी से ये अटैच कर सकते। तो ये जो फेज़ है, ये जो फेज़ है यूट्रस की, इस फेज़ को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़। यहाँ तक की जो फेज़ है इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव से क्या मुराद है कि यूट्रस की जो दीवार है वो प्रोलिफरेट कर रही है, फैल रही है, डिवेल्प हो रही है। इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। किसी चीज़ का बढ़ना, तादाद में बढ़ना या किसी काम का बढ़ना, ये प्रोलिफरेशन कहलाता है। तो यही बात लिखी हुई है कि रिलीज ऑफ ओवम उस वक्त होगी इस टाइम टू कोइंसाइड विद द थिकनिंग ऑफ यूट्रस, के इतनी यूट्रस थिक हो चुकी होगी कि वो उसको आसानी से बाइंड करवा सके या अटैच करवा सके। उसके बाद ये फॉलिकल जिसने इस एग को रिलीज किया है, रिलीज करने के फौरन बाद ही ये एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाएगा, येलो कलर। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो फॉलिकल आफ्टर द रिलीज ऑफ एग इज मॉडिफाइड इनटू येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम, जिसका फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये जो ही रिलीज होके एंडोमेटेरियम पे आके एक्ट करता है, एंडोमेटेरियम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, वेसल्स भी नई नई बनती हैं। तो प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या है? डेवलप एंडोमेटेरियम, ये एंडोमेटेरियम को एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, और इसको इस काबिल बनाएगा कि जाइगोट को ये हमेशा के लिए इम्प्लांट करवा सके। हमेशा से मुराद ये है कि जब तक उसने डेवलपमेंट कंप्लीट करनी है। तो डेवलप एंडोमेटेरियम, तो इसको ये मज़ीद डेवलप करवाएगा ऐसे, और इसकी इतनी डेवलपमेंट होगी कि यहाँ आराम से आके एम्ब्रियो अटैच हो भी सकता है और डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये रिसेप्शन के काबिल भी बनाएगी, इसको अटैच भी करवाएगा, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रखेगा। इस वजह से अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। यानी ये आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर को ये मजबूती से थाम के रखेगा ताकि जब तक एम्ब्रियो पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट ना कर ले, फीटस ना बन जाए, उस वक्त तक ये स्ट्रक्चर डेवलप रहे। तो प्रोजेस्टेरोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द एंडोमेटेरियम ड्यूरिंग द यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद डेवलप एंडोमेटेरियम मेक इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि ये दीवार सिर्फ जाइगोट को ही इम्प्लांट करवा सकती है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके पास कुछ केमिकल्स आते हैं जो उसको बता रहे होते हैं कि यहाँ अटैचमेंट हो गई है या नहीं हो गई। अगर सपोज ये स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि सपोज अटैचमेंट नहीं हुई, प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुई, कंसेप्शन नहीं हुई, इवन ये जो वर्ड है ना कंसेप्शन, ये हम इस्तेमाल करते हैं, कंसेप्शन नहीं हुई यानी जो जाइगोट है वो कंसीव नहीं हुआ, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये टूटना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं रिग्रेसिव
फॉलिकल्स के फॉलिकल दोबारा टूटना शुरू हो जाए, और जो ही ये टूटना शुरू हो जाए, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसने रिलीज करना था, जो शुरू में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, इसकी आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी, क्वांटिटी कम होना। और जाहिर बात है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने सारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करना था। अब होगा क्या कि जो ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रिलीज कम होगी, ये वाला स्ट्रक्चर फौरन ही टूटना शुरू हो जाएगा, फौरन ही टूटना शुरू। और ये सारी चीज़ें वेजाइना के ज़रिए से बाहर निकल जाती हैं। ये जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, ये जो सेल हैं, ये जो डेब्रिस है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? मेंस्ट्रुएशन अकर फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, एंडोमेटेरियम स्टार्ट डीजनरेशन, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन कम हो जाती है। जो सपोर्टिंग इफेक्ट ऑन स्पॉन्जी एंडोमेटेरियम था, जो प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट था, ये आपने याद रखनी, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। स्पॉन्जी से मुराद ये है जिसमें काफ़ी सारे पोर्स वगैरह हों। तो ये इस तरह होती है, जैसे ये उंगलियां नहीं नज़र आ रही, आप लोगों को उंगलियां नज़र आ रही हैं कि दरमियान में छोटे छोटे पोर्स होंगे, ठीक है, ऐसे ही होते हैं जैसे धागे अरेंज किए हों। उसके बाद स्पॉन्जी एंडोमेटेरियम के ऊपर जो प्रोजेस्टेरोन का सपोर्टिंग इफेक्ट था वो कम हो जाता है, ये टूटना शुरू हो जाती है, ब्लड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और यही कंडीशन मेंस्ट्रुएशन कहलाती है। तो यानी आप कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से हर महीने ब्लड डिस्चार्ज होता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं ये मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन है। और ये तकरीबन 3 से 7 दिन जारी रहती है। और जब ये मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होती है, यानी ब्लड आना बंद हो जाता है, तो साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और वही जो एंडोमेटेरियम है, जो जिसमें ये सारी डेवलपमेंट हुई है, वो टूट के चूँकि बाहर निकल गई है। अब वो एंडोमेटेरियम इनिशियल स्टेज पे आ जाती है। जो ही इनिशियल स्टेज पे आ जाती है, जो एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, दोबारा FSH को रिलीज करना, ये सारा दोबारा प्रोसेस रिपीट होता है। तो ये हमारे पास था मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 दिनों में आमतौर पे रिपीट होता है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन भी हो सकती हैं डिफरेंट इंडिविजुअल में। लाजमी नहीं 28 दिन, कुछ फीमेल ऐसे हैं जिनमें 32, किसी में 31, किसी में 29, किसी में 27, किसी में 26। तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल में है। तो ये एवरेज निकाला गया 28 डेज, भाई इतने दिनों। आमतौर पे ये 30, 31 भी कॉमनली ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद मे भी पॉसिबल है एक ही इंडिविजुअल में एट द डिफरेंट टाइम ऑफ एज, एट द डिफरेंट सिचुएशन ये वेरी करता। बाद फीमेल ऐसी तो थोड़ी सी स्ट्रेस आई, मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी स्टार्ट हो जाते। बाद ऐसी कंडीशन है कि उसमें हो सकता है थोड़ा सा लेट भी हो जाए। तो वेरिएशन आती रहती है। जनरली कंप्लीट इन 28 डेज, कंसिडरेबल वेरिएशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल। मुख्तलिफ इंडिविजुअल में ये मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है विद इन सेम इंडिविजुअल एट द डिफरेंट टाइम ऑफ एज, कि एज के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी टाइमिंग मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एवरेज आमतौर पे यही रहती है। ये नहीं होगा कि 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ये नहीं होगा कि 60 दिन में कंप्लीट होगा। यही है आमतौर पे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इस तरह की रेंज में रहता है ये आमतौर पे। और जो मेल नरिशमेंट है, मेल नरिशमेंट से क्या मुराद है, अगर खुराक ठीक ना हो वो, और इमोशनल स्ट्रेस है, अगर किसी को कोई परेशानी आ गई या कोई स्ट्रेस कंडीशन आ गई, उसमें भी ये डिस्टर्ब हो सकती है, जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। इफेक्ट द साइकिल नॉट कंप्लीट इन 28। और आफ्टर 40 ईयर्स, 45 ईयर्स बाद दफ़ा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल बॉडी में रुक जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मीनोपॉज। नाम से जाहिर है मेंस्ट्रुएशन को पाज लग गया, पाज का मतलब रुक गया है। तो कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर विच फीमेल डू नॉट प्रोड्यूस ओवा, इस कंडीशन को हम कहते हैं मीनोपॉज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है, कंसेप्चुअल भी है, और इसमें से MD कैट के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल MCQs इससे उठाए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.